नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का T20। यह इसका पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? रेखीय प्रोग्रामन में, परिवहन प्रोग्रामन में, पार्ट में या सीपीएम में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेखीय प्रोग्रामन। रेखीय प्रोग्रामन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि एक बाजार क्रेताओं के विशिष्ट समूहों में विभाजित हो जिन्हें भिन्न भिन्न उत्पाद अथवा विपणन मिश्र चाहिए होते हैं, ऐसे बाजार के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बाजार लक्ष्यीकरण, बाजार स्थितीकरण, बाजार विभक्तीकरण या बाजार समन्वय? तो ऐसे बाजार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बाजार विभक्तीकरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बीसीजी मैट्रिक या बोस्टन कंसल्ट ग्रुप का जो आविष्कार है वो निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 1956, 1970, 1975 या 1980? तो बीसीजी मैट्रिक जो आविष्कार किया था वो किया था 1970 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1970। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मानव संसाधन विश्लेषण, ब्रांड प्रबंधन, भर्ती या मानव संसाधन नियोजन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन नियोजन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? उत्पाद की कीमत, आवश्यकता की पहचान, उत्पादन की गुणवत्ता या ग्राहक संतुष्टि? तो कौन सा उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्राहक संतुष्टि। इस सब के लिए ग्राहक संतुष्टि अति आवश्यक होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। मूने एवं रिले ने समन्वय को संगठन का पहला कौन सा चरण बताया है? नियम बताया है, सिद्धांत बताया है, भाग बतलाया है या कार्य बतलाया है? तो इसका जो आंसर है वो है सिद्धांत। मूने एवं रिले ने समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत बताया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। व्यवहारवादी विश्लेषण संबंधित है सीखना, अभिवृत्ति, प्रत्यक्षीकरण या व्यक्तित्व? तो व्यवहारवादी विश्लेषण जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्यक्तित्व। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आवश्यकतानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस विद्वान द्वारा किया गया है? आवश्यकतानुक्रम सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? अब्राहम मास्लो, पीटर ड्रकर, थियोडोर लेविट या फिर एल्टन मेयो? तो इसका जो सही आंसर है वो है अब्राहम मास्लो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अभिप्रेरणा का जेट सिद्धांत विकसित किया था। अभिप्रेरणा का जेट सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान ने विकसित किया था? ब्रूम ने, विलियम आउची ने, मैकग्रेगर ने या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं वो विद्वान है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम आउची। अभिप्रेरणा का जेट सिद्धांत दिया था विलियम आउची ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करना निम्न में से किसका भाग होता है? नित्य जांच का, प्रमाणन का, सत्यापन का या आंतरिक रोकथाम का? तो संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करना जो भाग होता है वो होता है सत्यापन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध से विवर्गीय प्रशासन है। यह कथन निम्न में से किसका है? बेच का, पीटर ड्रकर का, जॉर्ज टेरी का या लॉरेंस एप्ले का? तो ये जो कथन है ये लॉरेंस एप्ले का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मेनार्ड और बर्गर ने प्रबंध के 3 मूलभूत कार्यों में किसको शामिल नहीं किया है? नियोजन, क्रियान्वयन, अभिप्रेरण या समीक्षा? तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिप्रेरण। मेनार्ड और बर्गर ने
प्रबंधन के 3 मूलभूत कार्यों में जो शामिल किए हैं वो है नियोजन, क्रियान्वयन और समीक्षा, और जिसे शामिल नहीं किया है वो है अभिप्रेरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? नियोजन, संगठन, नियुक्ति या निमंत्रण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संगठन। निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करना का जो कार्य होता है वह संगठन कहलाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सुव्यवस्थित निर्णय को निम्न में से और कौन सा निर्णय भी कहा जाता है? रणनीतिक, प्रोग्रामेबल, रीड इंटेंसिव या नॉन प्रोग्रामेबल। तो सुव्यवस्थित निर्णय को जो और कहा जाता है वो प्रोग्रामेबल निर्णय भी कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। विपणन निकट दृष्टि अवधारणा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विकसित किया है? फिलिप कोटलर, पीटर ड्रकर, थियोडोर लेविटस या एल्टन मेयो। तो इसका जो सही आंसर है वो है थियोडोर लेविटस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक कंपनी द्वारा रखी जाने वाली उत्पाद रेखाओं को निम्न में से क्या कहा जाता है? उत्पाद विस्तार, उत्पाद मिश्र गहनता, उत्पाद मिश्र आयाम या उत्पाद रेखा लंबाई। तो एक कंपनी द्वारा रखी जाने वाली उत्पाद रेखाओं को उत्पाद मिश्र आयाम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, किसी यूनिट में उत्पादन नहीं होने पर जो लागत आती है उसे क्या कहा जाता है? चर लागत, मिश्रित लागत, मार्जिनल लागत या स्थिर लागत। तो किसी यूनिट में उत्पादन नहीं होने पर भी जो लागत आती है उसे स्थिर लागत कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऐसी लागत स्थिर लागत कहलाती है। अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादित किया था हर्जबर्ग ने, ब्रूम ने, F.W. टेलर ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रूम ने। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ब्रूम ने प्रतिपादित किया था। पेटेंट के नवीनीकरण पर शुल्क है पूंजीगत व्यय, अस्थगित आयगत व्यय, आयगत व्यय या फिर विकास संबंधी व्यय। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूंजीगत व्यय। पेटेंट के नवीनीकरण पर जो शुल्क है वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय। त्याग का अनुपात प्रयोग किया जाता है। त्याग का अनुपात प्रयोग किया जाता है एक साझेदार के हटाए जाने पर, एक साझेदार के प्रवेश पर, फर्म के समापन पर, एक साझेदार की मृत्यु पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक साझेदार के प्रवेश पर। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।